नमस्कार आप लोगों को। हम लोग अभी लगातार 2 दिन तक न्यूमेरिकल देख रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, खास करके कोलरास लॉ से रिलेटेड। इसके अलावा कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन सारे बातों की जानकारी उस न्यूमेरिकल में हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग जो पहले बोले थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट के देख रहे हैं, जिसमें से पहला पार्ट फैराडे लॉ से रिलेटेड था, सेकेंड पार्ट कोलरास लॉ से रिलेटेड था, कंडक्टिविटी वगैरह सब था उसमें। अब तीसरा देख रहे हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या उसमें फंक्शन, क्या कौन कौन सा पार्ट क्या क्या फंक्शन करता है उस सेल में, और सेल का विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान डिटरमाइन करेंगे। उसके लिए एक इक्वेशन है, नर्न्स्ट का इक्वेशन। उन सारे टॉपिक को देख करके उसके बाद चैप्टर को द एंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले गैल्वेनिक सेल के बारे में कि गैल्वेनिक सेल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंस्ट्रक्शन है, किसको कहते हैं। तो वो हम लोग पहले देखने जा रहे हैं। तो आगे हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, it is an example of electrochemical cell this cell changes chemical energy as electrical energy this cell was prepared by Galvani and Volta। अब इसका एक एग्जाम्पल है Daniell cell, in which especially zinc and copper electrodes are used। मतलब यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल का जो भी एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं, डेनियल सेल को इसके बारे में यहाँ पर लाए, तो इसमें स्पेशली जाकर के जो है कि जस्ता
या जस्ता और कॉपर का इलेक्ट्रोड रहेगा तो वो स्पेशली डैनियल सेल कहलाएगा। बाकी हम यहाँ पर किसी भी दो अलग अलग मेटल का इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, उसको हम लोग जिक्र यहाँ पर करेंगे। स्पेशली यहाँ पर जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड ले यहाँ दिखलाएंगे, मैंने एग्जांपल जो देंगे उसी का। लेकिन जो डिफाइन करेंगे, जो हमको इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो किसी भी मेटल, किसी दो अलग अलग मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे, एक एनोड के रूप में, दूसरा कैथोड के रूप में, और जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे उसी मेटल का कंपाउंड उस चैम्बर में डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमको जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा तो वो रिएक्शन कंप्लीट होगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा, एक चैम्बर में, एक प्लेट पर, दूसरे पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ कंप्लीट होगा और उसके बाद तब उसमें जो है कि केमिकल एनर्जी जो भी चेंज हो, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो सारा एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जबकि उसका अपोजिट कैथोड से एनोड की ओर करंट का फ्लो होता है। तो वो जाकर के जो है कि हम लोग यहाँ पर इस प्रकार के सेल, भले यहाँ पर स्पेशली हम लोग एग्जाम डैनियल सेल का जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसमें स्पेशली आगे जो है कि हमको जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया जा रहा है, लेकिन किसी दो मेटल का इलेक्ट्रोड लेकर के हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मली इन एनी गैल्वेनिक सेल two electrodes of different metals are used then two different electrolytes are used with such electrodes in which redox reaction is completed. Then due to flow of electrons from anode to cathode plate, electric current flows from cathode to anode plate. This cell changes chemical energy as इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस प्रकार से हम लोग जो भी चर्चा किए कि इसमें जो हमको ये क्या क्या करेगा, तो केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में,
अब हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं डैनियल सेल का, जो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल का ही एग्जाम्पल है। तो उस डैनियल सेल के यहाँ पर हम पिक्चराइज्ड कर रहे हैं और उसी के आधार पर यहाँ पर हम लोग उसके प्रोसेस का सब कुछ वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर या तो हम लोग दो अलग अलग चैम्बर लेंगे, मतलब अलग अलग बर्तन, पॉट, जिसमें एक इलेक्ट्रोड यदि डैनियल सेल बनाएंगे तो जस्ता का एनोड अब यहाँ पे इसको सर्किट में जोड़ेंगे, स्विच लगा दिए, गैल्वेनोमीटर लगा दिए, या नहीं तो वोल्ट मीटर लगा देंगे। अब इसके बाद इस प्रकार से ले लिए, या एक ही बर्तन लेंगे, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर एक ही बर्तन लेते हैं और उसमें दो चैम्बर बना लेते हैं, तो बात बराबर है। दोनों में से कुछ भी लेंगे काम चलेगा, बस खाली चैम्बर यहाँ पर, वहाँ दोनों बर्तन अलग अलग है, यहाँ पर बर्तन एक ही है, सिर्फ चैम्बर दो अलग अलग बना दिए हैं। तो एक ठोक कहेंगे कैथोड चैम्बर, एक ठोक कहेंगे एनोड चैम्बर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लाएंगे, डालेंगे इसमें, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। बस शर्त रहेगा कि जिस धातु का प्लेट लेंगे, तो चूंकि यहाँ पर फोटो बना रहे हैं डैनियल सेल का, तो मैंने बोला डैनियल सेल में Zn जो है यूज होगा एनोड के रूप में और कॉपर यूज होगा कैथोड के रूप में। अब यहाँ पर एक पाइप दिखाई पड़ रहा है, उल्टा यू आकार का ट्यूब है, जिसमें कुछ केमिकल्स डाला गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं साल्ट ब्रिज। इसकी चर्चा अलग से हम लोग करेंगे, और साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है इसकी भी बात करेंगे आगे, सारी बातें होगी। तो ये है साल्ट ब्रिज, ये हो गया कॉपर का कैथोड, ये हो गया जिंक एनोड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, इसको कहते हैं एनोड चैम्बर।
तो इसको बोलेंगे कैथोड चैम्बर। अब यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंपाउंड ऑफ Zn, जिस धातु का प्लेट लेंगे उसी का कंपाउंड लेंगे, यहां पर जिसका भी इलेक्ट्रोड लेंगे उसी का कंपाउंड लेंगे। यहां भी जो होगा इसमें ये भी इलेक्ट्रोलाइट है ऑफ कंपाउंड ऑफ कॉपर। चूंकि कॉपर का प्लेट लिए हैं तो अलग अलग धातु का हमको कोई जरूरी नहीं कि जस्ता और कॉपर ही लें। चूंकि डेनियल सेल स्पेशली डाला गया है, इसलिए यहाँ पर जस्ता और कॉपर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से सेल का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो रहा है। अब इसको वर्णन करते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर। टू डिफरेंट chambers are used. A number anode chamber, B नंबर कैथोड चैम्बर। हमेशा जो है एक जो साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से एनोड चैम्बर को लेफ्ट साइड, कैथोड चैम्बर को राइट साइड हमेशा यूज करेंगे। जो दिखलाने की जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार से हमेशा एनोड चैम्बर को लेफ्ट साइड और कैथोड चैम्बर को राइट साइड। ओके, अब यहां पर देखिए क्या क्या हो रहा है इन एनोड चैम्बर। एक एक चैम्बर में हम लोग देखते हैं या कॉमनली हम लोग कह दें पहले, इन बोथ चैम्बर्स टू प्लेट्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर यूज्ड। ठीक है, बट in Daniell cell as anode zinc plate and as cathode Cu plate are used। तो कॉपर का प्लेट हमको कैथोड प्लेट के रूप में और जस्ता का प्लेट किस रूप में लेंगे? एनोड के रूप में। देन इन बोथ चैम्बर्स डिफरेंट electrolytic solution are used इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहां पर ये दोनों में यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए इन डेनियल सेल या दैट इज इन डेनियल सेल compound of Zn is used in anode chamber, but compound of copper is used
in cathode chamber as electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में दोनों चैम्बर में बता दिए यहाँ पर कि किसको किसको यूज करते हैं। तो जनरली हमको जिस धातु का यहाँ पर लेंगे प्लेट, उसी धातु का यहाँ पर कंपाउंड लेंगे। यहाँ पर जिस धातु का प्लेट लेंगे वही धातु का यहाँ पर कंपाउंड लेंगे। लेकिन यहाँ पर स्पेशली अगर हमको चूंकि जस्ता का प्लेट लिए हुए हैं तो जस्ता कंपाउंड लेंगे। यहाँ कॉपर का प्लेट लिए हैं तो कॉपर का कंपाउंड लेंगे, डैनियल सेल में स्पेशली। बाकी जाकर के कोई भी हमको गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, कोई भी अदर हमको सेल तैयार करेंगे तो कोई भी दो अलग अलग मेटल का वहाँ पर लेंगे। ऑटोमेटिकली जैसे हम सर्किट तैयार करेंगे तो वो खुद ब खुद एक एनोड हो जाएगा और एक कैथोड हो जाएगा। एक छोटी सी बात यहाँ मैं बता दूं कि जो थोड़ा सा एक्टिव मेटल होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा, वो हमेशा एनोड के रूप में बिहेव करेगा। अब क्यों करेगा तो हम आगे चर्चा करेंगे इस सेल का स्ट्रक्चर बताने के बाद। और जो थोड़ा सा लेस एक्टिव होगा वो जाएगा कैथोड के रूप में। अपने आप ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सर्किट तैयार करना है। वहाँ खुद हम चाहे जस्ता को के प्लेट को यदि उधर लगा दें, कॉपर के प्लेट को इधर लगा दें, ये सिर्फ कन्वेंशन के अनुसार से भले हम जस्ता की प्लेट इधर लगा दिखला रहे हैं, कॉपर के प्लेट को इधर दिखला रहे हैं, एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड बोले और कैथोड के रूप में हम लोग वहां पर उसको, लेकिन वहां पर प्रैक्टिकली जब करते हैं तो हम किधरों किसी को दिखला सकते हैं। वो खुद ब खुद जब सर्किट से करंट पाथ फ्लो होगा, सर्किट जब चालू होगा तो वहां पर अपने आप जो एक्टिव मेटल होगा वो हो जाएगा एनोड और जो लेस एक्टिव मेटल होगा वो हो जाएगा कैथोड। तो जो भी हमको अलग अलग मेटल का प्लेट लेंगे और उसी मेटल के कंपाउंड का हमको सॉल्यूशन लेंगे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। अब उसके बाद सर्किट को हम लोग तैयार करेंगे। देन बोथ इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड with each other as complete circuit। एक कंप्लीट परिपथ के रूप में, पूर्ण परिपथ के रूप में उसको जोड़ देंगे। अब एक और यहां पर स्ट्रक्चर ए रिवर्स्ड U-shaped tube is also used in which a mixture of jelly substance agar-agar and salt like KNO3, KCl, NH4NO3 etc. is taken. It is called salt bridge। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? साल्ट ब्रिज। इस प्रकार से कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर यहां पर तैयार हो गया। क्या क्या चीज लिए वो दिखलाई पड़ रहा है। फिर से एक बार रिवाइज कर दूं। डैनियल सेल जब ले रहे हैं तो जस्ता का प्लेट एनोड के रूप में, कॉपर का प्लेट कैथोड के रूप में। अब जस्ता के कंपाउंड का सॉल्यूशन लिए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में और कॉपर का कंपाउंड उस चैम्बर में लिए हैं कैथोड चैम्बर में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और इसके अलावा पूरे सर्किट को जोड़ दिए, दोनों प्लेट को सर्किट के साथ, एक के बाद एक यू
शेप्ड रिवर्स्ड मतलब उल्टा नली हम लिए हुए हैं, जिसमें जाके हमको यहाँ पर एक मिक्सचर भरा हुआ है, एक जेली सब्सटेंस, थोड़ा सा लसलसा मतलब गोंद टाइप का। यहाँ पर नाम स्पेशली है अगर अगर, तो अगर अगर और साथ में एक साल्ट। साल्ट में कौन है तो KNO3 या KCl या NH4NO3 इत्यादि जो भी हमको वहां पर है, उस ढंग का कंपाउंड का मिक्सचर वहां पर लिया गया है। अब इसको भी क्यों लिए तो इसका भी जाकर के हम लोग एक लाइन यहाँ पर जोड़ेंगे, मैंने मौखिक रूप से जोड़ दें कि यहाँ पर जब ये आयन ऐसा कंपाउंड लेंगे जो ये टूटेगा तो इसका आयनिक मोबिलिटी, आयनिक गतिशीलता मतलब K+ टूटे NO3 या माइनस टूटे, तो K+ और NO3 माइनस के रूप में जब टूटेगा कैटायन और एनायन के रूप में, तो दोनों का गतिशीलता हमको सेम होना चाहिए, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ। सेपरेट हो या जुटे तो वो जाकर के जो है कि आयनिक मोबिलिटी लगभग सिमिलर हो, वैसे कंपाउंड को ही यहाँ पर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा मिक्सचर लेकर के साल्ट ब्रिज का तैयार किए और उसके बाद ये कंप्लीट सेल का निर्माण कर दिए। ये सेल का स्ट्रक्चर हुआ। अब सेल में कार्य क्या क्या होता है तो उसको देखें हम लोग। तब फिर साल्ट ब्रिज को भी अलग से हम लोग देखेंगे, साल्ट ब्रिज का भी फंक्शन देखेंगे। Function of parts of cell। अब यहां पर इन एनोड चैम्बर, एनोड चैम्बर में क्या हो रहा है? At anode chamber, metal या metallic atom is released as metallic ions and valence electrons, in which metallic ion are released in electrolytic solution and electrons are remained at anode plate। मतलब जैसे यहाँ Zn है तो Zn टूटेगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, अब ये चला जाएगा इन सॉल्यूशन और ये जमा होगा एट एनोड प्लेट। इतना काम होगा, रिजल्ट क्या होगा सो देखिए। इसका परिणाम
एनोड प्लेट मतलब एनोड चैम्बर में, कि जब एनोड चैम्बर में हम जब करंट जैसे वहाँ पर हमको स्विच ऑन करते हैं तो शुरुआत एनोड चैम्बर से होता है। तो एनोड प्लेट में जो मेटल उपस्थित था, मेटेलिक एटम, ये जो है कि मेटेलिक आयन के रूप में और इलेक्ट्रॉन के रूप में डिकम्पोज्ड हो रहा है, जिसमें मेटेलिक एटम सॉल्यूशन में चला गया। अर्थात यहाँ जो यदि हम लोग चैम्बर लिए हैं एनोड चैम्बर, अब यहाँ Zn का प्लेट है, ठीक है। अब यहां से जाकर के जो है इलेक्ट्रॉन यहां जमा होगा और यहां सॉल्यूशन में जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा है और यहाँ सॉल्यूशन में जाकर के जो है कि ये एनोड प्लेट है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में Zn+2 जमा हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो जहां तहां Zn+2 जमा यहाँ पर हो रहा है। तो इस प्रकार का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब रिजल्ट उसका क्या आएगा, तो रिजल्ट जहां पर आ रहा है, पहला चीज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाता है, धनावेशित। पूछता ऑब्जेक्टिव में क्यों, रीजन पूछेगा तो ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ मेटेलिक आयन। तो मेटेलिक आयन के रिलीज होने के कारण, मेटेलिक आयन यहां रिलीज हो रहा है सॉल्यूशन में। दूसरा एनोड प्लेट, अब यहां पर एनोड प्लेट में क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज्ड हो जाएगा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जमा होने के कारण ये क्या हो जाएगा, वहां पर निगेटिव हो गया। तो प्लेट निगेटिव, सॉल्यूशन पॉजिटिव। अब तीसरी बात जो होगी, प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा ड्यू टू रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने के कारण यदि रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़े होंगे 11th में, या नहीं तो यदि आप 9th-10th में पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर, तो इलेक्ट्रॉन के रिलीज अर्थात इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो प्रोसेस याद रखना है, ऑक्सीडेशन। एनोड प्लेट कैसा हो गया, तो नेगेटिव चार्ज। सॉल्यूशन कैसा हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज। ये तीन चीज हुआ। अब चौथा क्या होगा इसमें, वेट ऑफ एनोड प्लेट डिक्रीजेज। इसका चूंकि धातु का आयन जो यहां टूट टूट के इसमें जमा हो रहा है, तो जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर क्या होगा, इसके वेट में लॉस होगा, एनोड प्लेट का वेट घटेगा। अब पांचवा, वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेज, बढ़ता है। ऑटोमेटिकली है कि मेटेलिक आयन जैसे इसमें प्रवेश करेगा तो इसका वेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सारा चीज को हमको दिमाग में रखना है कि एनोड चैम्बर में क्या क्या हो रहा है। कोई भी मेटल का प्लेट लेंगे हम लोग, उसमें ये इतना काम होना ही होना है कि मेटेलिक आयन, मेटेलिक एटम जो है मेटेलिक आयन के रूप में रिलीज होगा सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा प्लेट पर, और प्लेट पर डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पर प्लेट हो जाएगा निगेटिव और सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिव। अब प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका वेट जो है एनोड प्लेट का घटेगा और सॉल्यूशन का वेट क्या होगा, बढ़ेगा। इतना सारा काम होगा एनोड चैम्बर में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैथोड चैम्बर में।
इन कैथोड चैम्बर क्या हो रहा है? तो कहता है इन कैथोड चैम्बर कैथोड चैम्बर में इसका जस्ट उल्टा होगा। तो कहता है इन कैथोड चैम्बर इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइट is decomposed as metallic ion and anions, in which metallic ions are deposited at cathode plate and anions are remained in solution, सॉल्यूशन में बचे रह जाते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा? तो यहां भी फिर दिखा दूं कि यहां जो बाय जो हम कॉपर का प्लेट लिए हुए हैं निगेटिव है। अब यहां पर सॉल्यूशन लिए हुए हैं, अब ये टूटेगा। तो सपोज कीजिए सॉल्यूशन लिए हैं CuSO4 का, इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये टूटेगा Cu+2 + SO4 - 2 और ये Cu+2 यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu के रूप में जमा होगा। ये कहाँ जमा होगा? एट कैथोड प्लेट, और ये इन सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन में एनायन बचा रह जाएगा, SO4 - 2 SO4 - 2 SO4 - 2 और Cu+2 यहां जमा हो रहा है। Cu+2 इस पर जमा हो रहा है। तो प्लेट पर Cu+2 जमा होगा और सॉल्यूशन में SO4 - 2। अब इसका रिजल्ट देखिए भाई साहब, तो रिजल्ट पता चलेगा कि पहला चीज कैथोड प्लेट पॉजिटिव चार्ज्ड, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मेटेलिक आयन। मेटेलिक आयन्स के जमा रहने के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा? कहता है ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू रिलीजिंग एनायंस के मुक्त होने के कारण। और तीसरा काम जो यहां पर होगा प्रोसेस, वो होगा रिडक्शन। क्यों? तो ड्यू टू एक्सेप्टिंग
electrons by metallic ions। मेटेलिक आयंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण ये क्या हो जाएगा, हमको रिडक्शन प्रोसेस होगा। अब चौथा बात यहाँ जो होगी, चौथी बात में क्या है कि वेट ऑफ कैथोड प्लेट इंक्रीजेज ड्यू टू deposition of मेटेलिक आयंस। तो मेटेलिक आयंस के जमा होने के कारण इसका वेट बढ़ेगा, जबकि वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेज ड्यू टू रिमेनिंग एनायंस। एनायंस के बचे रह जाने के कारण सॉल्यूशन में जो एनायन बचा रह गया, सॉरी यहां से हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू डिस्प्लेसिंग मेटेलिक आयन। तो मेटेलिक आयन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब यहां से मेटेलिक आयन टूट के इसमें जमा हो रहा है, तो यहां तो लॉस होगा, तो इस सॉल्यूशन का वेट में लॉस होगा और इसके वेट में क्या होगा, हमको इंक्रीज होगा। तो ये इतना प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है दोनों चैम्बर में। अब दोनों चैम्बर में जब कंप्लीट हो रहा है, तब इसके बाद क्या हो रहा है, तो बाद यहां पर एक पॉइंट और देखते हैं हम लोग। तब फिर हम लोग साल्ट ब्रिज पर जाएंगे कि साल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, यहां पर क्यों साल्ट ब्रिज का यूज कर रहे हैं हम लोग, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए एक छोटा सा पॉइंट यहां पर, नोट में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछता है। तो डेनियल सेल या कोई भी गैल्वेनिक सेल में हमेशा एनोड टू कैथोड प्लेट और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलता है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कैथोड टू एनोड प्लेट की ओर जाएगा, ये फिक्स है। तो ये इस प्रकार से इसमें एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। तो ये था इसका कार्य करने का। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में पहले साल्ट ब्रिज का, कि साल्ट ब्रिज है क्या और उस साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, और तब पूरा सेल कैसे कार्य करेगा उसके बारे में चर्चा। मोटा मोटी एनोड चैम्बर कैथोड चैम्बर तो मालूम हो गया, अब वहां पर साल्ट ब्रिज कौन सा काम कर रहा है उसका यूज कर लेंगे तो पूरा कंप्लीट सेल का फंक्शन हमको मालूम हो जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे साल्ट ब्रिज का फंक्शन या साल्ट ब्रिज है क्या, और उसके बाद तब फिर आगे। थैंक यू।